तो उत्तराखंड सरकार जो है जल्द ही यूसीसी के तौर पर एक नया इतिहास रचने जा रही है। कहा जा रहा है कि 9 नवंबर हम अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, उसी समय यूसीसी को लागू किया जाएगा। अब पक्ष विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, कौन सही कौन गलत और इसका आने वाले समय पर क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले इनका इंट्रोडक्शन आपसे कर देते हैं। राजेश्वर पेनुली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता है, देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, यूसीसी की चर्चा कई समय से चल रही है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब नियमावली पर भी मुहर लगने वाली है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिलेगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? दिव्या जी, अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी जो है सन 2022 से इसके बारे में काफ़ी बातें हुई, काफ़ी सारे इसमें जो है मंत्राएं चली, इसमें अलग से एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने सुझाव लिए और सुझाव लेने के बाद इसको एक फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया, जो मुझे लगता है संभवतः जो है हमारे जब अगले महीने स्थापना दिवस होगा तो उस दिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इसको जो है इसको लागू कर देंगे। जहाँ तक यूसीसी की बात है, उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य है गोवा के बाद जो यूसीसी लागू कर रहा है और इसकी अपनी कुछ विशेषताएं। यूसीसी लागू करने का जो बात थी वो आज से हमारे जो है जब हमारा संविधान बना था उस समय से बात है। उस समय जो है संविधान में ये कहा गया था कि हम समान यूसीसी जो है ड्राफ्ट जो है यूसीसी को हम लागू करना चाहते हैं भारतवर्ष में, लेकिन क्योंकि अभी भी हमारा जो है देश जो है स्वतंत्र हुआ है और अभी जो है जो हमारा सामाजिक ताना माना है, जिस तरह से हमारी जातियां हैं, हमारे धर्म है, उसमें अभी जो है इतने हम लोग संगठन ये मैच्योर नहीं हो पाए कि अभी हम उसको लागू करें। तो उसकी वजह से जो है कुछ लोगों ने सुझाव ये दिए गए थे जो संविधान कमेटी ने कि हम इसको कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ते हैं और जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं हमारा देश सशक्त होगा, हम अपने संविधान को हम समझेंगे उसके आगे तो राज्य जो है इसको लागू कर सकते हैं और अगर पूरा देश चाहे तो पूरा देश भी इसको लागू कर सकता है। तो इस तरह की जो बात हुई, लेकिन ये बातें चलती रही और 1973 में अगर आप ये देखें में जब एक इसके बारे में जो है एक कोर्ट में जो है इस बारे को लाया गया कि यूसीसी क्यों ना हम यूज़ करें, तो समय जो है काफ़ी लोगों ने इसकी जो है की तरफदारी करी थी कि हमें यूसीसी लाना चाहिए क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और अगर एक देश के नागरिक हैं तो हमारे पास जो है एक तरह का अधिकार होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, ईसाइयों का जो एक्ट है या मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है, ये जो है अलग अलग जो है लोग अपने जो लोगों को अलग अधिकार देते हैं और उन अधिकारों का जो है एक समावेश यूसीसी में किया गया है, जिसमें जैसे जो है मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात जो है कि विवाह की जो आयु जो है जैसे लड़कियों के लिए मिनिमम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। इसके अलावा जो आप ये समझ लीजिए वसीयत जो है, अगर आप सक्सेशन एक्ट में देखें कि वसीयत में जो लड़का और लड़की में बराबर का जो है वसीयत में उनको जो है उनका हिस्सा मिलेगा, ये है। उसके अलावा अगर आप मतलब किसी तरह से जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंजीकरण करना जरूरी है और ये बहुत सारी बातें जो है यूसीसी के ड्राफ्ट में आने वाली है। बट सोचना होगा क्या यूसीसी आने से हमारे समाज में क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह के हमें बदलाव जो है देखने को मिलेंगे। तो ये समय ही अपना बताएगा कि किस तरह का जो है एक ड्राफ्ट आता है और उसका जो है प्रावधान क्या होंगे और उस प्रावधान में जो पहले जो मुख्य बातें आई हैं, लेकिन जो उसके अंदर की जो मतलब प्रावधान हैं वो देखने से पता लगेगा कि इसके अंदर हमारे जो है उत्तराखंड के लिए क्या क्या है। बिल्कुल। पेनुली जी, एक इतिहास रचने जा रही है राज्य की सरकार यूसीसी के तौर पर, पहला राज्य ऐसा बन जाएगा उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू होगा, क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्या जी देखिए, पहला राज्य बनेगा और एक कंप्लीट यूसीसी लेकर के आ रहे हैं और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने भी, अगर आपको याद होगा, 15 अगस्त के भाषण में बोला था सेकुलर सिविल कोड, मतलब वो भी बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे कि सेकुलर है। इससे पहले जो जितने भी लॉ थे क्रिमिनल लॉ थे, अभी जैसे बिष्ट भी बता रहे थे, इससे पहले भी जो 3-4 लॉ तो उन्होंने बताया, इसके अलावा 400-500 अलग अलग टाइप के लॉ थे, इंक्लूडिंग हिंदू लॉ में भी था कि दाएं भागा मित्ताचारा, मतलब एक में लड़कियों के समान अधिकार ज्यादा होते थे। तो टाइम टू टाइम कोर्टों ने भी डिसीजन लिया या कि जो है सारे सबके लिए एक ही टाइप के लॉ होने चाहिए। और सबसे मशहूर केस तो हुआ था शाहबानो का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली वो कह दिया था
कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है, उसके लिए जो है इसी टाइप के जो तलाक से लेकर तरीके होते हैं। ये अलग बात है कि राजीव गांधी जी उस टाइम किस कंपल्सन में या कांग्रेस ने किस कंपल्सन में उसको जी उस ऑर्डर को नहीं मानना था या उस ऑर्डर को ओवरराइड करवा दिया था संसद से जाकर के। तो जो अगर हम आज की बात करें तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब कोड तो आ चुका है, एक्ट तो आ चुका है, अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब उसका डे टू डे कार्रवाई कैसे होगी, उसको कैसे जामा पहनाया जाएगा, अब उसकी बात आ रही है। तो मुझे और अगर आप वैसे देखें तो गोवा में ऑलरेडी था, लोग उसको मानते हैं। तो जिस ढंग से लोग मानते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनको भी समझ में आता है कि कितना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो आने वाला है अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, माना जा रहा है कि 9 नवंबर को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब इम्प्लीमेंट होने के बाद इसकी बहुत सी अच्छाइयां आपको सामने नजर आने जाएंगी, बहुत सी चीजें एक तरह की हो जाएंगी और एक लॉ को समझने में सबको आसानी होगी। ये नहीं कि आप इस धर्म वाले उस धर्म से शादी कर लो तो आपको ये अधिकार मिल जाता है कि ज्यादा शादी कर लो, ये शादी, वो सारी चीजें जो डिस्पैरिटी है उस ढंग की डिस्पैरिटी है। और भी जो लिविंग रिलेशनशिप की बात करें, इस ढंग की बहुत ही डिस्पैरिटी जो है वो कॉमनली एड्रेस किया जा सकेगा, एक सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था, वो लग रहे थे कि बेरोजगारी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका। आप हर समस्या को एक ही एक्ट से, एक ही चीज से नहीं कर सकते। और कांग्रेस या दूसरी विपक्ष पार्टी ने कर सकती कि आप प्रायोरिटाइज कैसे कीजिए। प्रायोरिटाइज करना जो सत्ता में है उससे पता है कि कब किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है। बेरोजगारी को भी प्रायोरिटी दी गई है, उनके लिए अलग है। हर चीज के लिए कानून नहीं लाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता है और उसके लिए संभावना उत्पन्न की जाती है। बेरोजगारी के लिए क्या, उसको कैसे, उसके लिए संभावना उत्पन्न, वो अलग अपने सरकार कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है और मुझे लगता है इससे बहुत सी चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, आप लोगों ने बहुत इसके खिलाफ आवाज उठाई, बहुत विरोध किया, लेकिन फाइनली अब नियमावली जो है बनकर तैयार होगी और कहा जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे अब परमानेंटली लागू कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सरकार की तरफ से यूसीसी जो है वो लगभग अगले माह में 9 तारीख को इन्होंने जो बोला है, फाइनल इनका ड्राफ्ट बन के तैयार है और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हो जाएगा जी, निश्चित रूप से। लेकिन कई सवाल जो हैं दिव्यदर्शनी जी, आज विपक्ष अगर कहीं पूछ रहा है तो ये भी साथ में पूछ रहा है कि आप यूसीसी लेके आ गए। वैसे अभी पैन्यूली जी ने भी बोला है कि लाल किले की प्राचीर से जो है प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है इसको। लेकिन ये अप्रिशिएशन जो है, ये भी मेरा मानना है कि अगर 10 और 11 साल से अगर केंद्र में अगर भाजपा शासित है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है केंद्र की तरफ से लगभग सारे स्टेट्स को, सारे प्रदेशों को जो है दे दिया जाता है, तो एक अगर लाभ कहीं मिलना है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। लगभग दूसरा राज्य, अभी बिस्जी ने भी बताया, गोवा के बाद इसका नंबर है जो फाइनली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेगा यूसीसी। तो केवल भाजपा उत्तराखंड को केवल प्रयोगशाला बनाने के मूड में ना हो, कि वो केवल प्रयोग के रूप में यूसीसी को यहां लाने जा रही है, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, अगर कहीं संदेह की स्थिति बन रही है तो इस वजह से राज्य में बन रही है कि आज स्थितियां ये हैं यूसीसी में कि अभी इन्होंने जो है लगभग जो हमारे जो है जो ट्राइबल जो है मास है, जिसमें जौनसारी है, थारू है, बोक्सा है, भोटिया है, जनजाति जो है, ये लोग क्यों शामिल नहीं है इसमें यूसीसी में? भाई कहीं ना कहीं इसकी क्लेरिफिकेशन तो देनी, इसको क्लियर तो करना चाहिए सरकार को कि ये लोग क्यों वंचित रहेंगे। अगर उसमें कुछ बेनिफिट्स दिख रहे हैं, अगर कुछ चीजें उसमें यूसीसी में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो पहले से होते हुए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होता था पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी का, बेटी को सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट्स हैं, बेटी को जो है अब वो अधिकार जो है संपत्ति में
वही अधिकार जो बेटे को मिल रहा है वही अधिकार जो है उसको मिलता है, बिटिया को मिलता है, बेटी को मिलता है परिवार में। वो चीजें हैं, लेकिन अगर वो फिल्ट्रेशन की तरफ जा रही हैं जी तो भाई जो ये ट्राइबल जो है, जो कम्युनिटी है, जो बता रहा हूं मैं आपको, वो क्यों लाभान्वित नहीं होगी इससे, यूसीसी से? ये तो सवाल बनता है सरकार से। जी अगर कोई लाभ मिलने वाला है और वाकई कुछ चीजें फिल्ट्रेशन की तरफ है तो हम लोग स्वागत भी करेंगे। लेकिन भाई वो सारी चीजें, वो अगर सुविधाएं या वो अगर वाकई बेनिफिट्स जो है जो यूसीसी देने जा रहा है इस प्रदेश को, इस जनमानस को, प्रदेश में जो वास कर रहे हैं लोग, तो भाई उनको भी मिलना चाहिए ना, जौनसारी को और भोटिया को या बोक्सा को, ठीक है, जो जनजाति है उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब कुछ आज विपक्ष अगर दिव्यदर्शनी जी कोई बात रख रहा है, आप अगर कोई ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं और वाकई अगर वो अच्छी दिशा में जाता है, अच्छे ट्रैक को पकड़ता है तो अप्रिशिएशन मिलेगा। लेकिन भाई सवाल इसलिए बनते हैं कि आपने इस प्रदेश को इन 7 वर्षों में जो दंश इस जनमानस को दिया है, महिला अपराध के क्षेत्र में आप जो है 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे उत्तराखंड को लेके आ गए हैं। महिला अपराध के क्षेत्र में जननी आपने बना दिया उत्तराखंड को, बेरोजगारी चरम पे है। ये सवाल बनते हैं। आज विकास शून्य की स्थिति में प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र, आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है वो आज भी हेल्थ फैसिलिटीज से वंचित है, उसके बच्चे को आज अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, आज ये स्थितियां बनी हुई है देवदर्शनी जी। अगर कहीं कोई सवाल खड़े होते हैं कि आप इस तरह से जो हवा बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बोला है अप्रिशिएशन जहां बनेगा अप्रिशिएशन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अभी अब ट्रैक आपका मालूम होगा कि भाई आप किस तरफ जा रहे हैं। कि सवाल जो मैंने रखे हैं कि अगर जौनसारी उससे लाभान्वित नहीं हो रहा आपके यूसीसी से, या भोटिया नहीं अगर उससे लाभान्वित हो रहा है, बोक्सा लाभान्वित नहीं हो रहा है, तो भाई क्यों नहीं हो रहा है? एड्रेस करनी पड़ेगी इन ये प्रॉब्लम्स सारी चीजें हैं जी। उत्तराखंडी जी, यहाँ कांग्रेस कह रही है क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि आपकी मंशा क्या है और ट्राइबल्स को क्यों छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर यूकेडी की बात की जाए, आप क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे बल्कि मूल निवास से जोड़कर यूसीसी को देख रहे हैं। क्या अभी भी आपका स्टैंड वही है, क्योंकि 9 नवंबर दूर नहीं है? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं बिष्ट जी ने जो बात बताई उस बात को दोहराता हूं कि जो बार बार ये क्रिकेट की कमेंट्री की तरह कि ये पहला राज्य है और हम महान हैं, वो कर रहे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं उसको कमेंट्री करना बंद कर दें। क्योंकि ये प्रावधान 1947 में जब ड्राफ्ट बन रहा था संविधान का, उससे लागू था, ये बिष्ट जी ने बताया और हमें भी इसको पहले से ये था। लेकिन अभी इस चैनल पर अभी आपके सामने बताया। उसके बाद गोवा ऑलरेडी कर चुका है, तो पहला राज्य भी नहीं है। तो तुम दुनिया को ये कि दो झूठ बोलने के साथ क्या बताना चाहते हो? अब आता हूं मैं आगे, जो यूसीसी का जो पॉइंट है, यूसीसी के पॉइंट में ठीक हम स्वागत करते हैं, जो भी राज्य हित में जो अच्छे कानून बनेंगे उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन घोषणाओं का क्या होगा जो घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री ने राज्य हित में करने के लिए अभी इन बड़ी बड़ी रैलियों को उत्तराखंड के हित में की है? इसको हम पहले भी बताते हैं, आपको पहले भी होगा, जब यूसीसी लगा भी नहीं था तब एक हमारे पहाड़ों में एक भाषा चलती थी, यार इन लोगों ने यहाँ गोवा बना दिया। तो जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो गोवा तो ऑलरेडी है, उत्तराखंड भी गोवा बन जाएगा। अरे इसको उत्तराखंड रहने दो। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी जो झूठ 2022 से, अभी हमारे बिष्ट जी ने भी बताया और हम फिर से बता रहे हैं, 2022 से ये लोग कमेंट्री करते जा रहे हैं कि यूसीसी ला रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इन्होंने देश के राष्ट्रपति को क्या खाली पेज का अप्रूवल कराया है क्या, जब ड्राफ्ट अब बन रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इनको समझाइए कि अब ड्राफ्ट किस चीज का बन रहा है। क्या जो मुर्मू जी ने, जो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस पे हस्ताक्षर करके लागू किया है, उसमें अब बदला तबादला क्यों? अब नियमावली है, अब नियमावली है, वो ड्राफ्ट था, नियमावली है कि कैसे इसे लागू किया जाएगा, क्या उसमें क्लॉज होगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे। तो वो नियमावली को लेकर उन्होंने पहले करना चाहिए था। इसका मतलब नियमावली में भी इनका अपने आप से उसको लेकर चेंज है। ये बात बिल्कुल जनता के लिए धोखाधड़ी है, जो आपने नियमावली भी उस ड्राफ्ट के साथ करना था कि हम यूसीसी लागू करेंगे तो ये नियमावली। अब दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के भाई ने भी बताया है, और बिल्कुल बात उसमें हम भी आते हैं, हम क्षेत्रीय दल है। अब ये बताओ कि अभी तक उत्तराखंड में कोई भी बालिका जब शादी होने के बाद उसने हिस्सा होने के बावजूद भी कभी हिस्सा की मांग नहीं करी, क्योंकि हमारे प्रदेश में कभी भी किसी दहेज की कभी मांग नहीं की जाती है। तो ये तुम खुला खुला बोल रहे हो कि भैया तुम अपना हिस्सा मांगो और तुम दहेज को यहाँ पर ला रहे हो। मतलब इसका इन्होंने साइड इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट है, उस पर कभी भी बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ जो इन्होंने लिव इन रिलेशन वाली जो बात की है, मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड की संस्कृति इस बात को कभी भी लागू करेगी। उसके बाद तीसरी बात जो है,
जो यहाँ पर भी जो ट्राइब और बाकी लोगों को इन्होंने छूट दे दी है, तो तुम व्यक्तिगत सीधा सीधा मैं फिर बोलेंगे ये कि आप तो धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तुम सीधा सीधा एक धर्म विशेष को टारगेट करना चाह रहे हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। हम तो क्षेत्रीय दल हैं, उके के लोग हैं, और हमारी तो पहले से मांग है कि भू कानून और मूल निवास होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर कुठाराघात है। एक तरफ तुमने बोला अगले जो है हम उसका जो वित्त सेशन होगा उससे पहले हम भू कानून मूल निवास लागू कर देंगे, और एक तरफ आपने यूसीसी लागू करने के लिए स्थापना दी, उसमें लगा दिया। तो आप झूठे हैं कि नहीं है? मैं माननीय जो बीजेपी के प्रवक्ता पैनल जी हैं उनको मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर आप इसका एनालाइज किस तरफ से देख रहे हैं? हमको आप कौन सा भू कानून और कौन सा मूल निवास दोगे? क्या ऐसे ही खोखला कुछ बनाकर रखोगे, या इसको लेकर हमको जो है सालों साल आप तड़काते रहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो इसीलिए दिव्या जी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 24 तारीख को केदार बाबा के पलायन को लेकर सभी को लेकर के एक तांडव रैली उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर कर रही है, और सरकार को बता देगी, सरकार को हिला देगी। ठीक है, यहाँ पर राजेंद्र जी आपके पास आएंगे। जब कहा जा रहा है एक देश एक कानून, यानी कि पूरे देश में एक ही तरीके का कानून लागू होगा, वो स्टेट से निर्भर नहीं करता है। गोवा में आपने कहा पहले से यूसीसी लागू है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूसीसी गोवा में है उसी का जो ड्राफ्ट है वो ही यूसीसी उठा के लागू किया जा सकता था, या फिर एक नया ड्राफ्ट होगा जो ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा? नहीं, देखिए दिव्या जी, अगर इस बात को हम देखें कि हर एक स्टेट का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो एक ताना बाना है बिल्कुल अलग होता है। गोवा में अगर आप देखें, गोवा के अगर बैकग्राउंड देखें तो क्योंकि वहाँ पे पुर्तगालीज लोग आए थे और उन लोगों के अपने रीति रिवाज, अपने जो है सब कुछ थे, और जब वो जो है आज़ाद हुआ, पुर्तगालियों ने जो है उसको वो पूरी स्टेट जो है मर्ज हुई इंडिया में, तो वो काफ़ी लेट हुई, सबसे बहुत दिनों बाद जो है पुर्तगाली वो जो गोवा स्टेट है वो इंडिया के साथ मर्ज हुई। तो उनके अपने रीति रिवाज थे, और वहाँ पे अगर आप ये देखें कि वहाँ पे मराठा लोग भी रहते थे, वहाँ पे कोंकणी लोग भी रहते थे, पुर्तगालीज लोग भी रहते थे, तो उनके इवन ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और बहुत सारे ऐसे धर्म थे जो उनका मिक्सचर थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जब उनका मर्जर हुआ तो उस बात पे रखा गया कि अगर हम इसको एक ही सांस्कृतिक और एक ही जो है नियम के अंडर लाना चाहते हैं तो इससे हमारा जो है एक सोशल स्ट्रक्चर हमारा बना रहेगा। एक तो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में आपने बोला कि भाई हर एक स्टेट में अलग अलग जो है प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर एक स्टेट का सांस्कृतिक जो है विरासत बिल्कुल अलग होती है, उसका जो एक सामाजिक ताना बाना अलग होता है। उत्तराखंड भी इसी में, उत्तराखंड में अगर आप ये देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आप ये देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादातर जो भी हैं उनका पहनावा, उनका रीति रिवाज, उनका इवन अगर आप ये देखिए भाषा बोली वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जहाँ तक ये बात देखें कि उनके रीति रिवाज कहीं ना कहीं क्योंकि हिंदू समाज से आते हैं तो उससे मेलजोल खाते हैं। है उनके यहाँ कुछ ऐसी कुछ उनके यहाँ इस तरह की मान्यताएं हैं जो मतलब जो हम कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम लाइन हमको जिसको बोलते हैं उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ अलग भी हैं। तो उनको नहीं छेड़ा गया क्योंकि संविधान में एसटी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली अलग प्रावधान है। तो उस प्रावधानों के चलते हुए ये कहा गया है कि अगर हम उस प्रावधान में उनके इंटीग्रेशन में अगर हम अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस संवैधानिक जो उनको प्रायोरिटी मिली है उसको हम कहीं ना कहीं छेड़ रहे हैं। और ये बात लागू और नॉर्थ जो ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें भी लागू होती है। बट जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में अगर लागू किया जाता है तो इसके बहुत सारे परिणाम आएंगे, और ये क्या अच्छा होगा स्टेट के लिए, क्या खराब होगा, ये तो आने वाले समय पे हम देखेंगे। बिल्कुल, लगातार आगे भी इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग पहलू जिस पर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, आगे क्या इसके जवाब मिलते हैं या फिर नियमावली जो है वो कुछ अलग देखने को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद संबोधित कर रहे हैं। जब 2 कार्यकाल पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को
हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद सभी को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे चर्चा में। राजेश्वर पेनोली जी, आपके पास आएंगे। यहाँ पर तमाम क्लॉज जो है यूसीसी ड्राफ्ट में रखे गए। आपने कहा कई लोगों से यहाँ पर संवाद किया गया, आप लोगों ने सर्वे किया, उसके बाद ये जाके ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जैसे कानून की शक्ल दी गई है। लेकिन एक सबसे बड़ा चैप्टर है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो विपक्ष ने उठाए थे, लेकिन उस पर लगता है चर्चा नहीं हुई है, या फिर आप लोगों ने कहा कि जो विपक्ष कह रहा है वो अपनी तरफ, लेकिन जो हम लोगों ने प्लान बनाया है वो एक तरफ। ओपिनियन ली गई है, जनता के साथ संवाद किया गया है। लगभग 2.5 लाख लोगों के कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से कम्युनिकेशन आए हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो कमेटी बनी उसने करा है। 50 से अधिक फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग अलग अलग ग्रुप के साथ की गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने जो कहा। अब सिर्फ कांग्रेस के कुछ 1-2-4 लोग या कोई ग्रुप वाले कुछ कहने लग जाए कि ये क्लॉज गलत है, तो मुझे लगता है कि वो शायद जायत्री कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को प्रॉपर एविडेंस के साथ आना चाहिए, और पूरे ग्रुप को ये नहीं कहे बार बार कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए। क्या वो जनता में भी एक्सेप्टेबल है? क्या जनता के उसके ऊपर कोई ओपिनियन है? वो ओपिनियन आपके उसके क्या है और क्या निगेटिव ओपिनियन है? और जहां तक आप बात समझिए, अगर कोई प्रैक्टिकल दिक्कत आती है और कोई टेक्निकल दिक्कत है और कोई समाज में से कोई दिक्कत आती है और समाज का कोई उससे आता है, और जो सत्ता को भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं चीजें चेंज करनी है, तो हमेशा कोई भी लॉ चेंज किया जा सकता है पब्लिक का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पब्लिक के साथ है, पब्लिक का। लेकिन ये न माना जाए जो कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस हमें डिक्टेट करे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं, डिक्टेट, इसमें डिक्टेट की तो कोई बात ही नहीं है सर। इसमें ये कहा जा रहा है वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है हमारे कल्चर का, और इसको लेकर संत समाज ने भी आपत्ति जताई थी कि आप लिव इन रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मान्यता दे रहे हैं अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता था? देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत तो बता नहीं सकता, लेकिन एक कमेटी बनी है ना बकायदे, उस कमेटी ने पूरा देखा है ना। ये सारे सवाल जो किए जा रहे हैं आज उस कमेटी के पास आए हुए हैं ना। उस पास को उनको डील किया गया है, तब जाकर के उसको बनाया गया। फिर भी बोल रहा हूँ, फिर भी लगेगा कोई दिक्कत है तो उसको चीजों को चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। और हमेशा अमेंडमेंट ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो एक्ट बना दिया वो फ्रीज हो गया, अब उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। वो अगर जनता की डिमांड और जनता संत समाज और सबका सम्मान करते हैं और सामाजिक कोई विद्वेष लगता है, और वेस्टर्नाइजेशन की बात जहां तक लग जाती है कि सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की बात है, हम बहुत ज्यादा चीजों में न जाएं क्योंकि सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की बात है, ऐसा नहीं है। और भी कई सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। हम हर चीजों को वेस्टर्न के सिस्टम से न देखने जाए और हर चीजों को उस एंगल से न देखने जाए कि सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन।
आप जब सोशल आपकी बढ़ती है, आज की डेट में क्या है स्थिति है और आगे फ्यूचर हमारा किस ढंग से जाने वाला है, उसको देख करके कानून बनता है। न कि इसलिए कहा कानून बनता है कि यूरोप में क्या रहा हमने उसको अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, और किसी देश में क्या हो रहा हमने उसको अडॉप्ट किया नहीं किया। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, और हमारी संस्कृति आज किसी ढंग में स्टेट में खड़ी है, उसको कैसे इंटैक्ट किया जा सकता है और उसको उसके प्रॉब्लमों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उस हिसाब से बनता है। और जो अभी हमारे उत्तराखंडी भाई साहब का यूकेटी का बार बार आ रहा था एक कि हम बार बार एक झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड यूसीसी पहला राज्य उत्तराखंड की जो लेकर के आ रहा है, हम अभी भी वहीं पे कायम है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी लेकर के आ रहा है। जो गोवा में आया था वो जैसे बिष्ट ने बताया, पुर्तगाली जो उपनिवेश था उसके चीजों को अडॉप्ट किया गया और उसी चीज को अडॉप्ट किया। तो जो लाने वाला, प्रॉपर ड्राफ्ट होने वाला, प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की उसमें पोजीशन में पहुंचने वाला, ये पहला राज्य है और पूरे भारत का पहला राज्य है। और काफी, और जो बार बार एक इल्जाम लगा रहे थे, गिरिराज जी भी लगा रहे थे कि 3 साल से कर रहे हैं, तो ये जो भी एक्ट आप अच्छा लाएंगे जिसमें जनता को डायरेक्ट इम्पैक्ट होना है, उसमें टाइम लगता है, चीजों को देखा जाएगा तभी आपको लेकर के आएंगे। ऐसे नहीं कि आप ऊपर सतही तौर पे आप कोई भी काम कर लीजिए। ठीक है गिरिराज किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब हम सत्ता में आने वाले थे, जो मैनिफेस्टो हमने लाया था उसमें यूसीसी का जिक्र हमने किया था और वो वादा पूरा किया है। ये किसी भी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा उसे दोहराया है, उसे पूरा किया है। तो बीजेपी ने गलत क्या किया जब आप कहते हैं कि यूसीसी किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन उनके तो मैनिफेस्टो में था और उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम सरकार में आए, हमने मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया। दिव्यदर्शनी जी, अगर यूसीसी लेके भाजपा आई, ड्राफ्ट तैयार हो गया फाइनल, इंप्लीमेंटेशन की तरफ ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में 9 की 9 तारीख जो होगी स्थापना दिवस, उस दिन होगा, उस दिन इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आज भी एक बात आपके चैनल पे बैठ के कहना चाहूंगा, हमारे यशस्वी जो प्रेसिडेंट हैं पीसीसी अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड का जनमानस यूसीसी में जो भी क्लॉजेज लेके आ रहे हैं, अगर वो लाभान्वित होता है, अगर जो चीजें पहले थी अगर वो भी अगर फिल्ट्रेशन की तरफ जाती हैं और फिल्टर होके जो उत्तराखंड का जनमानस है अगर उसको लाभ पहुंचाने की स्थिति में यूसीसी इनका अगर आता है, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अप्रिशिएट करेगी इसको। लेकिन भाई अगर सवाल बन रहे हैं, अगर विपक्ष निश्चित रूप से अगर कहीं अगर ये सोच अगर उसकी है विपक्ष की, और विपक्ष अगर सवालों पे सवाल अगर लेके अगर सामने आ रहा है सरकार के, तो इस वजह से आ रहा है दिव्यदर्शनी जी कि 7 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए, जो 10 देने का काम इस राज्य के जनमानस को इनकी सरकार ने किया है। आज जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की मुखिया जो है धाकड़ धामी, बार बार स्पीचेज जो उनकी होती हैं, वो कहते साहब जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त हमने प्रदेश बना दिया है, कसम हमने खा रखी है। और आपका एक कैबिनेट मंत्री जिनको निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी होती है और विजिलेंस को एक निर्देशित किया जाता है, विजिलेंस को बोला जाता है कि नहीं आप जाओ, आप निर्देशित किया जाता है कि आप एक्शन लें। आज जो स्थितियां इन्होंने बना रखी है सरकार ने कि आज भी वो कैबिनेट मंत्री बर्खास्त नहीं हुए, आज भी उनसे कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है। एक विजिलेंस के जो वाकई इनिशिएटिव लेने वाले जो जज थे विजिलेंस कोर्ट के, मनीष जो है मनीष वर्मा है, दिव्यदर्शनी जी आप मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाइएगा जी, वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप स्वयं सोचिए, ये सवालों के घेरे में अगर सरकार आ रही है, इस वजह से आ रही है कि जो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ जाएं। आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं जायज है। अगर आप कहते हैं लोगों के हित में हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है बीजेपी को इन सवालों से? क्योंकि बीजेपी ने हमेशा अगर बात करें जनता के बीच में जाना और वोट में कन्वर्ट होना, वो तो उनके हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है उल्टा। दिव्यदर्शनी जी, मैंने अभी बोला आपको कि हम लोगों का जो करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर वाकई ये ड्राफ्ट अगर लाभ पहुंचाता है जनता को, जनमानस को, उत्तराखंड में जो वास कर रहे हैं, तो एप्रिसिएशन मिलेगा।
कहीं भी कोई चीज अगर वाकई कोई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और कोई फिल्ट्रेशन की तरफ कोई चीज जा रही है, तो बार बार कह रहा हूं कि उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, अप्रिशिएट करेगी पार्टी। तो उसके लिए ये तो पेशेंटली पब्लिक वेट डोमेन में करना है, पड़ेगा ना सर, उसके पब्लिक लिए डोमेन में सारी चीजें हैं, उसके लेकिन लिए तो भाई उसके पेशेंटली वेट पैरेलल करना जितनी पड़ेगा। बातें मैंने रखी हैं कि सरकार अगर लगातार इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स जो बनी हुई हैं उत्तराखंड में इन 7 वर्षों में, जो जनमानस है अगर वो पूरी तरह से दंश दिए हुए सरकार है उसको, चाहे आपदा ग्रस्त क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी चरम पे हो, महिला अपराध के क्षेत्र में 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे आप लोग ले आए हैं, बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे हैं, आपके लोग इसमें शामिल हैं। तो भाई ये चीजें विपक्ष निश्चित रूप से इसके पैरेलल जितनी चीजें हो रही है, कानून व्यवस्था अगर ठप है, अगर वाकई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है उत्तराखंड में, तो ये सवाल बनेंगे विपक्ष के द्वारा। और विपक्ष अगर वाकई अगर जनमानस की चिंता अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर विपक्ष अगर कर रहा है तो इस वजह से कर रहा है। अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की भी बात कर रहे हैं, हम लोग वाकई अगर वो जो लोग जो जौनसार में वास कर रहे हैं, भोटिया जो जनजाति के लोग हैं, अगर जितने भी लोग थारू हैं, तो ये सारे लोगों की चिंताएं अगर विपक्ष कर रहा है कि भाई इनको भी उस मूल धारा में अगर यूसीसी आ रहा है तो वो क्यों वंचित रहे, अगर कहीं पे कोई लाभ उसको मिल सकता है उस यूसीसी ये तो राजेंद्र बिष्ट जी ने एक बता दिया ना कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक स्पेशल स्टेटस देता है शेड्यूल ट्राइब को, और उससे छेड़छाड़ करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट में बिल्कुल मैं भी एग्री कर रहा हूं उनसे, ऐसा नहीं है कि साहब मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें अगर कहीं लाभ उनको कुछ चीजें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। सारी चीजें जो बताया मैंने कि जो पुरानी चीजें थी, चाहे वो बेटी की बात थी, मैंने बताया उसको जो संपत्ति में जो उसको हिस्सा मिलेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन होता था शादी के बाद, वो आज अगर फिल्ट्रेशन की तरफ जा रही है, लिव इन रिलेशन पे जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, आज वाकई देवता वास करते हैं उत्तराखंड में, निश्चित रूप से देवालय यहाँ पे होते हैं, या अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो ये शब्द पे भी, ये पर्टिकुलर सेंटेंस पे भी उठ रहे हैं, लिव इन रिलेशन की जब भी बात आ रही है, ठीक है, तो वो चीजें सारी चीजें बिल्कुल जो है जो जनमानस के हित में हो, सारी चीजें वाकई एक मैसेज अच्छा जाए, संस्कारवान अगर वाकई देवतुल्य और देवताओं का वास अगर मैं उत्तराखंड में बता रहा हूं, तो कुछ भी कोई भी बात अगर वाकई अगर उसमें क्लॉज लाया जा रहा है तो उसमें पहले बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी देवेंद्र जी सारी चीजों को वॉच कर रही है करण महाराज जी के नेतृत्व में। ठीक है, उत्तराखंडी जी, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर डाउरी नहीं ली जाती, यानी कि दहेज नहीं लिया जाता, दहेज प्रथा नहीं है, और यहाँ पर कोई प्रथा नहीं है कि लड़कियां अपना हक मांगती हैं। लेकिन अगर इक्वल राइट्स मिले बेटा बेटी को, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई कानून ऐसा बनता है जिसमें बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार मिले, आपको मांगना नहीं पड़ रहा, पर वो आपको राइट है, वो कानून आपको वो हक देता है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए दिव्या जी, मैं बिष्ट जी की आखिरी उस पंक्ति से कि चलो लागू होने दो, देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता, वहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी पैनोली जी ने बताया कि एक समिति बनी है, मैं जानना चाहूंगा उस समिति में चड्डा और नड्डा है या कोई नेगी, बिष्ट, भोगना, पांडे है? मैं ये जानना चाहूंगा उससे, ताकि वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति से जान सके। उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस इसी से ये लव जिहाद जैसे शब्द को, जिहाद में ये क्या जाति विशेष थोड़ी, धर्म विशेष थोड़ी नहीं होता, ये हर कोई भी आ सकता है, ये लव जिहाद साथ नहीं करेंगे? या जब इन्होंने 1 साल में इनको यहाँ पर मान्यता देना शुरू कर दिया स्थायी निवास का, तो ये लैंड जिहाद नहीं होगा? उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा इनको कि जो आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड में 1994 में भी एक वो हुआ था, तो अब जब वही हिंदू धर्म के कुछ लोगों को यूसीसी लागू होगी और कुछ विशेष जातियों को जो हमारे उसमें जो एसटी में जो आते हैं, ट्राइब में आते हैं, उनको नहीं मिलेगा, तो इसका विरोध नहीं उठेगा? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें विरोध की आशंका है और ये उठेगी, और ये मेरे माननीय यहाँ पर जो बिष्ट जी बैठे हैं इस बात को वो भी स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आगे इसमें ये आ रहा हूं कि इतने सब करके इन्होंने बोला कि 2-2.5 लोगों के बीच में हमने इसका जो है चर्चा की है। मैं जानना चाहूंगा वो 2.5 लोगों की चर्चा का इनके पास रिकॉर्ड है, वो कौन से लोग? ऐसे तो नहीं कि बीजेपी के अपने सदस्यों को बैठाकर इन्होंने चर्चा कर दी है कि हाँ बोल दो और हो गया है। मैं नहीं मानता कि उत्तराखंड में आप 10 में से 8 लोग इसका जो है, जो यहाँ पर जो लिव इन रिलेशन वाली बात है और जो बाकी लैंड जिहाद पर जो असर पड़ेगा, उसके बाद जो लव जिहाद पर असर पड़ेगा, उसका विरोध नहीं करेंगे। अब आपका एक छोटा सा सवाल जो मैंने पूरा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं, मैं घुमाने फिराने की बात नहीं करूंगा। जो डोरी वाला सिस्टम था, अब क्या होगा? पहले तो यह था कि बेटी को जो है हम विदा कर देते थे और उसके ससुराल वाले कभी उसका जो है हिस्सा नहीं मांगते थे।
अब तो बाई डिफॉल्ट वो ये बोलेंगे कि शादी से पहले हिस्सा बताओ कि आपको कितना हिस्सा हमको देना है, वो बताना पड़ेगा। और किसी गरीब आदमी को तो उसी का हिस्से में से उसको मिलना है, लेकिन वो तो देखेगा कि बाद में इन 2 बेटों के लिए हो जाता या एक बेटे के लिए हो जाता है, एक बेटा एक बेटी आज के बहुत दिनों से आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी और ये समाज में आने वाले दिनों में शादी के बाद तुरंत तलाक पर जाना पड़ेगा। इस बात को आज मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ। उत्तराखंडी जी, यहाँ पर आपने कहा जो समिति बनाई गई है वो जब बैठकें कर रही थी, जब सर्वे हुआ था, तो सभी समाज के लोग उसमें जुड़े थे, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, तमाम वर्गों के लोग उसमें जुड़े थे। और हमें पता है कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इस ड्राफ्ट के लिए तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, लेकिन आप लोगों ने उसका बेशक विरोध नहीं किया था, लेकिन वहां पर आपका कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया था जब वो ड्राफ्ट की बात थी। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि छोड़ा गया था या किसी से पूछा नहीं गया था, इन्वॉल्व करने की तो कोशिश की गई थी ना, लेकिन आप ही लोग उससे अलग हटे क्यों? अब ऐसा है, हम तो यूसीसी का पुरजोर विरोध इसलिए करेंगे कि कुछ अंशों को छोड़कर मानते हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो मूल निवास और भू कानून जो हमारी चिर डिमांड है, पुरानी डिमांड है और जन्म से डिमांड है, उसके ऊपर ये घातक है और इसके लिए हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जब तक मूल निवास भू कानून लागू नहीं होगा तब तक हम यूसीसी जैसे बहुत सारे जो हमारे इन अधिकारों के खनन करेंगे उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं उससे पहले केंद्र का विषय ऐसे बताया गया था कि यूसीसी जो है वो केंद्र का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, एक समान कानून बनाती है, उसे लागू किया जाना चाहिए हर स्टेट में। लेकिन आपने कहा कि हर स्टेट की अपनी एक विशेषता है, अपना कल्चर है, उसका स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स भी यहाँ पर आए आपने कहा, लेकिन अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते हैं, जैसे कि अभी गिरिराज जी ने कहा कि अमेंडमेंट्स हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आपने इतने सारे अमेंडमेंट्स किए, शेड्यूल ट्राइब्स वाले में भी एक क्लॉज अमेंड कर दीजिए। नहीं, वो सारी बातें हैं दिव्या जी, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे इंडियन मतलब जो इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी राज्य हैं वो राज्य आप समझ लीजिए कि एक राज्य में भी जो है कई सारी जातियां, कई सारे सांस्कृतिक लोग, समाज के लोग रहते हैं और उनकी मान्यताएं, धारणाएं, रहन सहन, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। तो अगर आप ये देखेंगे कि मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप ये कहते हैं कि हर 10 मील बाद बोली और जो है भाव जो है आदमी का बदल जाता है, तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से आप उसको सेंट्रलाइज कर सकें। लेकिन जहां तक बात यह है कि ये उस प्रावधान था, संविधान में ये बात का उल्लेख था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से इस प्रावधान को ला सकती हैं जब उनको लगता है कि हमारे प्रदेश में इसकी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि धामी सरकार ने इसमें जो है बाजी मारी है और वो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मतलब इसको पहला जो है राज्य बनाना चाहते हैं, उसके बाद कि जिसमें जो है वो पूरी तरह से एक संविधान, एक एक्ट बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये अपने आप में एक उल्लेखनीय और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक जिसे कहते हैं एक एक्ट है जो बहुत सारे जो है चीज़ों पे मतलब उस पर इफेक्ट डालेगा। और सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 या हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, या अगर आप क्रिश्चियन जो है एक्ट देखें, है ना, वो 1872 का है। मतलब इतने पुराने एक्ट हैं। तो अब धीरे धीरे करके जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह हमारी धारणाएं बदल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि जो आज की आवश्यकताएं वो उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आज का जो परिवेश है, जो हमारा परिदृश्य है, उसको हम समझ सकें, उसके हिसाब से ला सकते हैं। हाँ, एक्ट और उसमें अमेंडमेंट करना वो तो हर एक सरकार का है। आज बीजेपी सरकार के, कल के दिन में कोई और सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से उसको कर सकती है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अभी जब तक एक्ट पूरी तरीके से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उनके बारे में कि एक्ट में है क्या, तो उस एक्ट का क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका किस तरह से उसका आफ्टर एक्ट के बाद क्या इफेक्ट आता है समाज में, सामाजिक परिवर्तन में क्या आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उन्होंने उसमें एक क्लॉज लिखा है कि जो भी लोग 1 साल से ज्यादा उत्तराखंड में निवास करते हैं उनको भी एक्ट लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगल वाली स्टेट से यहाँ पे रहते हैं, क्या उन पे भी वो एक्ट लगेगा? उसको कैसे आप जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, पहली चीज।
दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि साहब जो भी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं दूसरी जगह के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक्ट लागू होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यहाँ पे कर रहे हैं उनके ऊपर लागू होगा। तो ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है इसका क्या इफेक्ट होगा ये तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा, और जब वो एक्ट सामने आएगा तब हमें पता लगेगा कि हम इस पे क्या कैसे इसमें काम करें, कैसे बात करें। और जहाँ तक बात लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप ये देखें कि जिस तरह से एक्ट बनाया गया है और उसमें प्रावधान करे हैं वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होगा आने वाले समय में, क्योंकि उसमें जिस तरह से उन्होंने सजा का प्रावधान किया है 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप खत्म होता है तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, आपको जो है इवन रजिस्ट्रार आपको बुला सकता है, थाना आपको बुला सकता है। तो क्या इससे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेंगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा। बट इसमें लिव इन रिलेशनशिप में एक जो बहुत अच्छी बात जो कही है, जितना मैंने ड्राफ्ट को पढ़ा है, मेरे तो खैर मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है माता पिता द्वारा सारे हक हकूक मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात जो है इस जो है ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप में। बिल्कुल, इसी को मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगी। गिरिराज किशोर जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। अभी यूसीसी जो है देवदर्शनी जी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इसको वॉच करेंगे, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में वॉच करेगी। और अगर कहीं लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन साथ में वो जो बात रखी मैंने कि अगर कुछ चीजें इसमें अगर वाकई उसको लाभ पहुंचा सकती हैं शेड्यूल ट्राइब को, जौनसारी हो चाहे भूटिया हो चाहे थारू हो बोक्सा हो, अगर वहाँ लाभ पहुंच सकता है कुछ लोगों को, तो कुछ अमेंडमेंट करने की अगर जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से सरकार को उस तरफ बढ़ना चाहिए। और केवल सिर्फ यूसीसी को लाके अपने पे तगमे लगाने की जरूरत नहीं है भाजपा को, मैं कहना चाहूंगा। आप लोग इसके पैरेलल जो एक 7 वर्षों में आप 10 दिए हुए हैं जनमानस को उत्तराखंड के, आप निश्चित रूप से उनको जब तक आप निश्चित रूप से अगर उनको कहीं ना कहीं अगर उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं किसी भी क्षेत्र में, तो विपक्ष जो है सारी चीजों को देखते हुए इनिशिएटिव लेगा। सारी चीजों को देखते हुए सरकार को जो सोई भी स्थिति में होता है होती है, निश्चित रूप से उसको जगाने का प्रयास हम लोग करेंगे विपक्ष में रहते हुए। और आने वाला समय जो है अगर वाकई इंप्लीमेंटेशन की तरफ अगर इनका ड्राफ्ट जा रहा है और अगर अच्छी तरह से वो अगर इंप्लीमेंट होता है तो हम लोग उसका स्वागत भी करेंगे। ठीक है, उत्तराखंडी जी बहुत शॉर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको छोड़ में ये देखता हूँ कि जितने भी कानून बनते हैं उन कानून का गलत प्रयोग होता है। चाहे आप पहले महिला के ऊपर जो पोक्सो या इतना एक्ट थे तो उसके ऊपर भी ये गलत यूज होता है, तो उसी प्रकार पोक्सो का गलत यूज ना हो, इसके ऊपर हम बीजेपी को सलाह देना चाहते हैं कि उसको सही दिशा में चलाएं। लेकिन एक तरफ मुझे ये देखने में आता है कि अभी महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार होते हैं वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग उसमें मिलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो लव इन रिलेशन को जो है स्पेशली अपने नेताओं को फायदा बनाने के लिए न दिया हो। तो मैं पुनः इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि लव इन रिलेशन में तो छोड़ो, लेकिन पूरा यूसीसी का गलत प्रयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, उस पर जरूर ध्यान दें। बिल्कुल। पेनुली जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। देखिए, जो जिस ढंग से और जितनी तैयारी के साथ लाया जा रहा है, अप्रेंशन होती है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार के पास हमेशा अधिकार होता है कि जो प्रोविजंस जो अप्रेंशन और जिसमें लगता है कि प्रैक्टिकली दिक्कत होती है, जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि कई बार ट्रैफिक पुलिस वालों का एक लॉ आता है कि हेलमेट जो आगे और पीछे दोनों वाले लगाएंगे। कुछ दिनों प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर उसके देखते क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ दिन एजुकेट किया जाता है, और फिर अगर फिर भी लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो उसको फिर डेफर भी किया जाता है। तो आप ये सब के चलिए कि जब सरकार है, सरकार संवेदनशील है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आम जनता को होती है तो उनको जरूर एड्रेस किया जाएगा। बिल्कुल। और जो जैसे गिरिराज जी कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब एक्ट को ही बदल दिया जाए, मुझे लगता है वो बियॉन्ड एक चीज बात कर रहे हैं, और शायद बीच जी ने भी समझाने की कोशिश काफी करी है। ठीक है सर, चर्चा का समय खत्म हो चुका है। यूसीसी में रहते हुए कुछ अगर लाभ मिल सकता है तो बात ये हुई है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, यूसीसी जल्द ही लागू हो सकता है और उत्तराखंड सरकार एक नया इतिहास बनाने वाली है। लगभग 150 मीटिंग्स यहाँ पर हुई हैं, बैठकें हुई हैं समिति द्वारा, और पूरे सर्वे के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब नियमावली लगभग 99% पूरी हो चुकी है। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लाया जा रहा है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखना ये होगा इसके लॉन्च होते ही, कानून बनते ही, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, नफा नुकसान क्या होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।